कौन से क्वेश्चन तक हुआ था? क्वेश्चन 2। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे प्रज्ञा? कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 2। If two chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. ये हमने देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन 2। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन 3। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सिर्फ स्टेटमेंट टाइप दिए है। स्टेटमेंट से हमको सब कुछ बनाना है, फिगर, कंस्ट्रक्शन, सब। क्वेश्चन 3। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords. ये किसकी तरह दिख रहा है मुझे? किसके जैसा क्वेश्चन नहीं है? किसी ने बोला है धीरे से? क्या बोला बेटा? एग्जाम्पल 2 के जैसा है क्या? तो एग्जाम्पल 2 का कॉन्वर्स है, ऐसा बोल सकते क्या? देखो एक बार शांति से पढ़ो, मैं फिगर बना रहा हूं, आप लोग भी बनाएंगे फिगर। फिगर कुछ अलग नहीं है, क्वेश्चन 2 के समान ही फिगर है, सेम बनाओ। क्वेश्चन 2 के समान सेम फिगर है। टू इक्वल कॉर्ड्स दिया है हमको, तो मैं बोल सकता हूं PQ इज इक्वल टू RS। इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं T पर, PQ कॉमा RS इंटरसेक्ट एट T। लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, मतलब हमको बताना है कि जब OT हमने ज्वाइन कर लिया, जब हमने OT ज्वाइन कर लिया, तो OT ज्वाइन करने के बाद ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, ऐसा हमको बताना है। टू प्रूव UTO, एंगल UTO इज इक्वल टू एंगल VTO, या फिर हम बोल सकते हैं कि एंगल RTO इज इक्वल टू एंगल PTO, ऐसा हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हमारा वही रहेगा पुराना, OU परपेंडिकुलर टू RS, OV perpendicular to PQ। प्रूफ कोई बताएगा कैसे होगा? यस, एनीबडी? बहुत इजी है, जल्दी बताओ।
कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव करना ही है। ये दोनों ट्राइंगल्स को यूटीओ वीटीओ लेते हैं हम। इन ट्राइंगल्स यूटीओ एंड ट्राइंगल वीटीओ, इसमें मैं बोल सकता हूं एंगल OUT इज इक्वल टू एंगल OVT, ईच 90। ये हो गया मेरा R। अब मैं लूंगा H OT इज इक्वल टू OT कॉमन। और अब बचा मेरा S कौन सा लूं मैं, जल्दी बताओ। RH, रीजन line from the center to the chord that bisects the chord is perpendicular. Equidistant वाला कौन सा? Chord equidistant from the center of the circle are equal. उसका उल्टा, उसका उल्टा। इसका कौन? The line which are perpendicular from the equidistant for center to the chord are equal. तो हम बोल सकते हैं OU इज इक्वल टू OV। उसका रीजन रहेगा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। थोड़ा बहुत हम मन से भी बना सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा RHS। फिर बाद में पता नहीं चलता बच्चों को कि RHS कैसे हुआ, इसलिए मैंने RHS ऐसे लाइन से लिया, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। Therefore triangle UTO is equal to triangle VTO by RHS congruence rule। हो गया। Therefore angle UTO is equal to angle VTO CPCT implies that वीडियो भी लिख सकते हैं ना क्या बोल रहे हैं? सब वो वीडियो की जगह हम वीडियो भी लिख सकते हैं ना। पहले ही तो बता दिया, वो चीज तो मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पर आपको, और बताना ही है हमको। Hence proved। लिखो जल्दी। सर एंगल RTO CPCT से भाई ये दोनों एक ही है ना, यहाँ पर देख, ये दोनों एक दिख रहे हैं, देखो पहले ये देख। नेक्स्ट सर एंगल RTO तो PTO तो दोनों तो क्या बोल रहा भाई? सर RTO तो और PTO इक्वल RTO और UTO एक ही है, VTO और PTO एक ही है, तो इक्वल नहीं होंगे क्या? हाँ दर्श। अब जैसा कि दर्श का कहना है, ये एंगल है सपोज ABC और ये दूसरा एंगल है DBC। तो मुझे ये बता दर्श कि ABC और DBC एक है कि नहीं? हाँ सर सेम है। तो अब मुझे ये बता दर्श कि UTO और RTO सेम है कि नहीं? UTO RTO सेम है कि नहीं? हाँ सर वो वाले सेम है सर, RTO PTO। मेरे भाई तो VTO देखना, VTO और PTO ये भी सेम है। छोटे वाले सेम होंगे तो बड़े वाले सेम नहीं होंगे क्या? हाँ हाँ सर।
आराम से देख उसको, समझ, डर मत तू। डन, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेम सेंटर, ये अंडरलाइन कर लो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेम सेंटर, with center O at ABCD, prove that AB is equal to CD। कैसे करेंगे, कोई बताएगा मुझे? वैसे परपेंडिकुलर बना देंगे, वेरी गुड। तो बोल देंगे हम सेंटर टू द पॉइंट आ सकते कॉल, तो ये सेंटर में टी लगेगा, तो 8 2 और दोनों को माइनस। वेरी गुड, चलो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उसके बीच से होती हुई जा रही है एक लाइन ए बी सी डी, सेंटर को लेंगे O, परपेंडिकुलर बनाएंगे T, ऐसा। तो गिवन क्या है, बाकी सब चीजें तो गिवन है। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हम लेंगे, कंस्ट्रक्शन OT परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है। अब शुरू होगा प्रूफ, पहले ध्यान दे दो, जिसको नहीं समझा होगा ध्यान दे दो, जिनको समझ गया वो कर सकते हैं। ध्यान दो, हमने परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है। अब हम यहां लिखेंगे सबसे पहले परपेंडिकुलर, वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट perpendicular from center bisects the chord, ठीक है। अब क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं therefore AT is equal to TD, AT is equal to TD, ये किसके लिए हो गया, फॉर बिगर सर्कल, and BT is equal to TC for smaller circle, ठीक है। ये पहला वाला जो है इसको मैं नंबर दे देता हूं 1, सेकेंड वाले को नंबर दे रहा हूं मैं 2। अब मैं करूंगा 1 - 2, या फिर मैं इसको लिखूंगा subtract 2 from 1, ठीक है। subtract 2 from 1 तो ये हो जाएगा AT minus BT is equal to TD minus TC। बचा क्या हमारे पास, AB is equal to CD, बच गए ये, hence proved। लिखो, और जिसको नहीं समझा वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 5 और 6 दोनों को 3-3 स्टार बना दो, 3-3 स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 5, 3 girls Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on the circle of radius 5 meter drawn in a park। 3 लड़कियां हैं, वो खेल रहे हैं, ठीक है, पार्क में। रेशमा, सलमा एंड मनदीप। रेशमा throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma। If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each,
What is the distance between Reshma and Mandeep? So simple. ये सेंटर, यहां पर अपन लेंगे रेशमा, सलमा एंड मनदीप। रेशमा, सलमा, मनदीप। इसका सर रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उनका डिस्टेंस 6 है, तो आपने 5 सेंटीमीटर लिया। क्या बोल रहे हैं? 5 मीटर है ना, ये 5 मीटर है। बस 5 मीटर है, पर उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है ना। तो आपने तो फिगर में से 5 लिया है। ये देखो ना, 6 है ना, रेशमा और सलमा के बीच में देखो, रेशमा एंड सलमा, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब बॉल पास हो रहा है, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसको ज्वाइन करेंगे। सर ये काइट बन गया। वेरी गुड। लेकिन क्या सिर्फ काइट हमको मिल जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? नहीं, काइट इंपॉर्टेंट है। काइट से हमको एक काइट की प्रॉपर्टी बस काम में आने वाली है। कौन सी प्रॉपर्टी है वो बताओ? गलत। क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो जानवी। पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पर कहीं से अप्लाई हो नहीं रहा है। यस, एनीबॉडी एल्स? मतलब कल परसों ही डिस्कस किए थे हमने, याद होगा तो किसी को। यस, अरे डायगोनल्स ऑफ काइट की क्या प्रॉपर्टी है? सर डायगोनल की तो वही प्रॉपर्टी है। वन बाइसेक्ट द अदर एट 90 डिग्री है। दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, ईच अदर नहीं है उसमें, वन बाइसेक्ट अदर, ठीक है। तो ये जो OS है वो बाइसेक्ट कर रहा है RM को एट 90 डिग्री, इसको हम नाम दे रहे हैं C, ठीक है। अब शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग। सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो फाइंड करना है हमको, टू फाइंड Rn, ठीक है। ये हमको पता करना है। अब वो पता करने के पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे दैट OA is perpendicular, OA is perpendicular to RS, OA is perpendicular to RS, and OB is perpendicular to SM. OA perpendicular to RS, OB perpendicular to SM, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब लिखना नहीं है तुमको, अब बस ध्यान दो पहले, फिर मैं लिखने का समय दूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलो
वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं बोलूंगा quadrilateral ORSM is a kite. Therefore, diagonal OS bisects RM at 90 degree. Therefore, OC is perpendicular to RM. यहां तक समझा? OC is perpendicular to RM. ये हो गई एक चीज। अब मैं आता हूं ट्रायंगल OAS में, लेकिन उससे पहले मैं देखता हूं कि OA is perpendicular to RS, but OA is perpendicular to RS, therefore RS, या फिर मैं बोल सकता हूं AS is equal to half of RS। इसका रीजन क्या रहेगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपना AS, कितना हो गया AS? 30 मीटर। यस, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब मेरा जो AS है, therefore AS is 3 मीटर। मेरा OS कितना है? OS 5 मीटर, क्योंकि सर्कल का वो रेडियस है 5 मीटर। तो मेरा अब OA कितना हो जाएगा? OA कितना हो जाएगा? 5 मीटर। मजाक कर रहे क्या भाई? OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AS का स्क्वायर प्लस, सॉरी, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OS का स्क्वायर माइनस AS का स्क्वायर। ये समझा क्या? जिसको नहीं समझा बता दो। अगर ये AS इधर आ जाएगा तो हो सकता है ना, वही है, बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब मेरा जो OA है, OA का स्क्वायर वो हो जाएगा OS का कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो OA कितना हो गया मेरा? OA हो गया मेरा 4 मीटर। यहां तक समझा? ये OA हो गया मेरा 4। अब क्या करेंगे? एनी आइडिया? उस तरफ करेंगे। क्या बोला बेटा? सॉरी, OA की जगह OB डालेंगे ना उस तरफ। नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन हम लोग एक ही तरफ का करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपना। ठीक है, जैसे OC परपेंडिकुलर टू RM लिखा हमने, तो इसके साथ में हम ये भी लिख सकते हैं, इसके साथ में हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं RC इज इक्वल टू CM, ये भी लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि अगर RC निकल गया तो CM भी निकल जाएगा अपने आप। ठीक है, दैट इज आवर प्रॉपर्टी ऑफ काइट। अब एक काम करो,
पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो फास्ट। अब ध्यान दो, बहुत स्पेशल है ये स्टेप जो मैं करने वाला हूं, और इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे और क्या हो सकता है। सर एक सेकंड करें, हमने प्रूफ किया OA इज इक्वल टू 4m या 4 मीटर, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूं ना, एरिया ट्रायंगल ORS, ठीक है, इसमें हाफ इंटू बेस RS इंटू हाइट OA इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस OS इंटू हाइट RC, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? हाँ सर। लो करना शुरू करो, ये स्टेप लिखो, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू RC, तो RC आ जाएगा तुम्हारा 24/5। 24/5 कितना होता है? 4.8। हाँ सर 4.8 कैसे निकाला मैंने? 4.8 कैसे निकाला मैंने, ध्यान दो, ये देखो 24/5 है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया मैंने मन में, तो न्यूमेरिकल में कितना आया? 48/10, तो ये 10 से एक पीछे चला जाएगा, ठीक है, डेसिमल पॉइंट, तो 4.8 आएगा। 4.8 मीटर। 4.8 मीटर आने के बाद अब मैं लिख सकता हूं RM इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ RC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4.8 इज इक्वल टू 9.6 मीटर। यह आ गया हमारा आंसर फाइनल। लिखो, सर आपने एक ही ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल एक ही लिया मैंने, एक ही ट्रायंगल लिया। यस दर्श, सर आपने एक ही ट्रायंगल लिए, उसके साथ दो अलग बेस लिए। यस, एक ही ट्रायंगल लिया, पहले एक बेस ले लिया, फिर दूसरे तरफ को बेस बना दिया मैंने, ऐसा किया। सर तो एक तो पहले आपने बड़ा वाला लिया, फिर छोटा वाला लिया। छोटा वाला नहीं है, ORS है, देख ORS। हाँ सर, और दूसरा भी ORS। फर्स्ट केस में जो बेस था that was RS and height was OA, half into base into height। यहां लिखना है तो लिख सकते हैं, half into base into height, ठीक है, ये हमने यूज किया है, यहां पर लिखना होगा तो लिख सकते हैं। और सेकंड केस में जो ये वाला है, उसमें मैंने बेस ले लिया OS को और हाइट ले लिया RC को। हाइट ले सकते हैं क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, जो हमने पहले ही प्रूव कर दिया है यहां पर, ठीक है। यस, प्रज्ञा बोलो। RM is equal to twice RC, मतलब पहले हम ये लिख सकते हैं RT is equal to PM diagonal bisection। क्या? अरे आपने कई बार ऐसा मेंशन किया RC equal to PM, तो हम ये किया ना डायगोनल OS bisects RM at 90 डिग्री, RC is equal to CM, ये किया ना। पड़ेगा क्या? वापस रीजन नहीं लिखना पड़ेगा क्या? RM is equal ये to तो निकाला हुआ है हमने, ये निकाला है पहले से, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको लिखना ही है तो ऐसा कुछ कर सकते हो, तुम इसको 1 दे दो, यहाँ लिखेंगे from 1, ऐसा कर सकते हो तुम, डबल रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। और किसी को क्वेश्चन पूछना है कुछ? लिखो। लिखना है, बैठ के अपने चश्मे को हाथ नहीं लगाना है। हो गया क्या लिख के? ठीक है।
हो गया तो अभी पहले लड़कियों ने जाकर पार्क में खेल ली है, रेशमा, सलमा, मनदीप, ठीक है। अब लड़के जाकर खेलेंगे कहीं तो भी पार्क में, उनको भी जाना है। तो 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। तो एक पार्क है, 20 मीटर उसका रेडियस है। अंकुर, सैयद एंड डेविड। Three boys, Ankur, Sayyed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. ये अंकुर है, ये सैयद है और ये डेविड है। ये फिगर बना लो पहले, और ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। बोलो। सर इसमें पूछा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, इसमें क्या फाइंड करना है एक्चुअली? AS, SD एंड AD फाइंड करना है हमको। 3 लड़के हैं, ग्राउंड के कॉर्नर में बैठे हैं, अंकुर, सैयद, डेविड ग्राउंड के कॉर्नर में बैठे हैं, एक दूसरे से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। वो नहीं कि बचपन में टेलीफोन सिखाए होंगे तुमको, पेपर कप में बनाकर ऊन से फिर डालते हैं उसके बीच में, फिर बात करते हैं। कुछ सुनाई नहीं देता उसमें, कुछ सुनाई नहीं देता उसमें, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है, टू फाइंड AD हम बोल सकते हैं, AD हमको पता करना है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। तो मैं ऐसा भी ले सकता हूं ना, इसको मैं x ले सकता हूं, x टू फाइंड AD, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं दैट इज x। ये तीनों इक्वल है, x, x और x। और हमको क्या दिया है, बस रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर रेडियस दिया हुआ है। अब इसमें एक आप लोग नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हो और इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। हमको दिया हुआ है कि AS is equal to, given that AS is equal to SD is equal to AD is equal to X, हम इसको मान रहे हैं स्मॉल x, और दिया है हमको रेडियस OA is 20 मीटर। कंस्ट्रक्शन में हमने किया AB perpendicular to SD, AB passing from O या passing through O, ऐसा हम लिख सकते हैं। पहले इतना लिख लो, फिर मैं आपको प्रूफ की पहले 3 लाइंस लिखवाऊंगा। पहले इतना लिख लो,
डन, लिखो 3 लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, लिखो मीडियंस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, लिखना है मीडियंस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पास थ्रू circumcenter, pass through circumcenter O. Medians of equilateral triangle pass through circumcenter O of the equilateral triangle ASD, of the equilateral triangle ASD, full stop. We know that medians intersect each other. We know that medians intersect each other in the ratio 2:1. In the ratio 2:1. अब देखो ये जो मैंने लिखवाया वो मैं समझा रहा हूं। अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके मैं बनाता हूं 3 मीडियन, तो ये जो मीडियंस बने हैं इसका एक रूल होता है कि ये पहली बात तो एक सेंटर से पास हो रहे हैं, जिस सेंटर को लेते हुए मैं एक सर्कल बना सकता हूं, ठीक है, दैट इज पासिंग फ्रॉम 3 वर्टिसेस। इसके बारे में हमने पढ़ा था सर्कमसेंटर, ठीक है। अब इसका एक रूल है कि ये जो मीडियन है ये 2:1 2:1 2:1 ऐसे पार्ट में ये डिवाइड होता है। मीडियन खुद, ये ट्रायंगल है इक्विलैटरल, ये 2 ये 1, ये 2 ये 1, ये 2 ये 1, ऐसा ये रूल है, ठीक है। बोल दर्श। सर एरिया की बात कर रहे हैं, लाइन की बात कर रहे हैं? लाइन की बात कर रहे हैं, एरिया की बात नहीं कर रहे, ये लाइन की बात हो रही है। मतलब अगर ये टोटल है 3 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ऐसा, ठीक है। टोटल अगर है 15 तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, समझे। 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, वही चीज हमने अभी लिखी है। अब लिखेंगे, अब ध्यान दो पहले, therefore OA upon OB is equal to 2:1, ठीक है। जो अभी हमने लिखा उसके हिसाब से OA अपॉन OB इज इक्वल टू 2:1। OA की वैल्यू दी है 20 अपॉन OB इज इक्वल टू 2/1, तो OB कितना आ गया अपना, देयरफॉर OB इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब OB आ गया अपना 10, तो मैं AB कितना बोल सकता हूं, AB, therefore AB is equal to 30, ठीक है। 20 + 10 30 मीटर। अब ध्यान दो, इसके मैं आपको 2 ट्रिक्स बताने वाला हूं। पहली जो हम यूज करेंगे, दूसरी चीट मेथड है जो यूज नहीं करना है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चीट मेथड है, उससे क्या होता है
कि कभी कभी जब हम ये करने वाले होते हैं तो हमको चेक करना होता है कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं, तो उसको हम चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ कि इक्विलैटरल का मीडियन और अल्टीट्यूड के बीच में क्या रिलेशन है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन एंड अल्टीट्यूड। बैठने से तो होगा नहीं, बुक का फर्स्ट पेज निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मीडियन और अल्टीट्यूड क्या होता है। यस, सेम रहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन और अल्टीट्यूड सेम रहते हैं, समझे? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा BD है, BD इज x/2, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? ये पूरा x है तो BD हो गया x/2, समझे? अब पहला हम लोग देख लेते चीट मेथड, फिर हम वही आंसर लाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किन चीजों से निकाला जा सकता है? पहला हमने देखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। दूसरा हमने देखा अपना हेरॉन्स फॉर्मूला। तीसरा क्या है ये बताओ, और कैसे निकाल सकते हैं? यस, स्पेशली इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका कोई फॉर्मूला है क्या? बताओ जल्दी। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 3/4 इनकी साइड्स को। शाबाश। अब ध्यान दो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे लिख लो, लिखो, और नीचे थोड़ी जगह होनी चाहिए क्योंकि मैं इसके नीचे थोड़ा सा 1-2 लाइन और लिखाऊंगा। ठीक है, लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है। बताओ, फिर भी बच्चे बता नहीं पा रहे थे। अगर ये लिखा हुआ है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं। स्प्लिट कैसे करूंगा मैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में मैं इसको स्प्लिट करूंगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो अब मजा आएगा। पहले मैंने इसमें से निकाल लिया हाफ, फिर मैंने निकाल लिया बेस, वो हो जाएगा मेरा साइड। तो मेरी हाइट कितनी बची? हाइट कितनी बची? √3/2 √3/2 इंटू साइड। ये बची मेरी हाइट, मतलब ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझे क्या? तो यूजिंग दिस कंसेप्ट आई कैन इजीली फाइंड आउट द साइड और द हाइट whichever is unknown. Why? Because there is only one variable in this case. वेरिएबल एक ही है, समझे? इसीलिए पता करना आसान है, एक में से दूसरा, दूसरे में से पहला। ठीक है? यस, दर्श बोल। √3 वाला √3 देख, √3/4 साइड स्क्वायर, ये तो उसका हो गया एरिया। अब मैं उसको स्प्लिट कर रहा हूं। मैंने स्प्लिट किया हाफ इंटू बेस, और बचा कुचा क्या रहेगा? हाइट। बचा कुचा अपने आप हाइट हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसलिए ये बना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरह से। क्लियर? लेकिन ये हम यूज करेंगे क्या? नहीं, अभी हम यूज नहीं करने वाले इसको। ठीक है, क्योंकि अज्यूम करो हम यूज करते हैं, ये हम रफ में कर रहे हैं, ये हम रफ में कर रहे हैं अभी सब। तो अगर मैं इसको यूज करके, हाइट तो आ गई मेरे पास,
हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 30। देखो फास्ट देखो, √3/2 इंटू साइड, या मैं साइड की जगह लिख देता हूं x = 30, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं ना, √3/2 इंटू x = 30, क्योंकि ये क्या है मेरा हाइट है, हाइट मेरी ऑलरेडी 30 है। ये देखो हो गया x = 60/√3, या मैं इसको लिखूंगा 60√3/3, ऐसा। तो ये कटेगा कुछ और ये कट के हो जाएगा 20√3। मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 20√3, वो हिच आने को होना, कोई और नहीं आने को होना। ये कंसेप्ट समझा गया? बोल दर्श। नहीं सर, √3x = 13। भाई ये समझा क्या? पहले ये बता, ये समझा? हाँ सर, वो हाइट है। तो हाइट मेरी कितनी निकली? 30। तो हो गया ना √3/2 इंटू साइड, साइड कितना है मेरा x = 30। ये कितना है? ये क्या है मेरा? ये h है ना, हाइट = 30 है ना, तो मैं लिख सकता हूं √3/2 इंटू x = 30। अब समझा? हाँ। ठीक है, ये मैंने रफ में किया, आंसर आने से पहले मेरा आंसर आ गया कि 20√3 मेरा आंसर होना चाहिए। मतलब ये निकल गया, मतलब ये सब निकल गए, हमको वही निकालना था। लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते, ये चीट मेथड है, ये चेकिंग मेथड है कि बाद में हम चेक करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। ठीक है, अब हम उस मेथड से जाएंगे जो हमको करना है, जो इसमें हमको दिखाना है। तुमको किसी को अगर ये लिख कर रखना होगा साइड में रफ वर्क में, तो लिख कर रख सकते हैं। साइड में अगर ये लिख कर रखना है तो लिख कर रख सकते हैं इतना पार्ट, दिस इज रफ वर्क। मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, ध्यान दे दो, पहले ध्यान दो। अब इसके बाद में ये आ गया तुम्हारा 30 इन ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से मैं बोल सकता हूं AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, AD कितना है मेरा? AD इज x, BD कितना है मेरा? x/2, तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है मेरा? 30 का स्क्वायर। क्या तक समझा? अब देखो, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूं, x² माइनस x²/4 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर। अब यहां पर लूंगा मैं LCM 4/4, तो ये हो जाएगा मेरा 3x²/4 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर बराबर। अब ये 3/4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 30 इंटू 30 इंटू 4/3, तो ये कटेगा 10, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 400 इंटू 3 लिख सकता हूं क्या? 400 इंटू 3। हाँ सर। तो ये आ गया मेरा 400 इंटू 3। ये आपने लिखा क्या इतना पार्ट? इतना पार्ट लिखा क्या आपने? इतना पार्ट
सबने नहीं लिखा, ठीक है, ध्यान दो। ये आंसर क्या आ रहा है मेरा? x इज इक्वल टू कितना आएगा इस करंट से? x इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? आएगा 20√3। बस हो गया, हाँ 20√3 आ रहा है। समझे 12√2 मेरे भाई? ये 400 है ना, 400, 400 into 3, 100 को √2 होगा 20√3। उतना मैं पहले उसको मल्टीप्लाई करूं फिर उसको कम करूं, उससे अच्छा है कि मैंने उसको 400 into 3 लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे पहले से पता था कि वही करना है, इसलिए मैंने वैसे लिखा। नहीं तो चीट मेथड क्या काम का? समझे? मीटर सॉल्व करो ये, और हमारा फाइनल आंसर जो है एडी, ये आ जाएगा तुम्हारा 20√3 मीटर। ठीक है? किसी को कुछ नहीं समझा हो तो पूछ लो, बाकी मैं पिक्चर सेंड करने वाला हूं इसका। यस, एनीबॉडी? आज के लिए इतना ही। ये खूबसूरत सी एक्सरसाइज खत्म होती है। ये चैप्टर में कुछ भी कटपुट फिलहाल तो नहीं है, शायद करनी चाहिए, सब करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना आगे बढ़ोगे। हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन उससे कुछ पूछ सकते क्या? अच्छा, क्या करते तुमको पता है? बोर्ड्स वाले या स्कूल वाले वो तुमको तंग करेंगे। कैसे? मतलब वैसे ही क्वेश्चन देंगे जैसे ऑप्शनल में है, लेकिन उसके कुछ वैल्यूज चेंज कर देंगे, फिर बोलेंगे कि हमने ऑप्शनल से नहीं दी है। ठीक है? इसीलिए अच्छा होगा कि तुम उसको कर लो, कोशिश करके देखो, कोशिश करके देखो। जरूरी नहीं कि करना ही है। अगर तुम आरडी कर रहे हो, तुम एग्जाम्पलर कर रहे हो, तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हो, तो फिर ये करने में क्या प्रॉब्लम है? वो तो पता है मुझे, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस, तुमको अगले साल पता चलेगा कि 10th में जो बाहर का रहता वो भी पूछते हैं। ठीक है? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आए थे जो कोर्स में नहीं है, आते हैं। टाटा, बाय बाय बाय। बाय। बाय सर।